Hello, good morning everyone. I hope that you all are doing well और आप रिवाइज कर रहे होंगे, पुरानी क्लासेस आपने देख ली होंगी। और कल जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। पर्टिकुलरली डेडिकेट मैंने उसी के लिए कर दी थी कि ताकि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन आपके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये बाय द वे ये जो स्पेशल क्लास थी जैनिज्म बुद्धिज्म पे, ये बेसिक इंट्रो था जैनिज्म बुद्धिज्म का। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कनेक्टेड रहिएगा। इस पे मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा आने वाले समय में। तो वहाँ पर और डिटेल में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को जानेंगे, जिसमें मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड क्लास जैनिज्म के लिए, एक डेडिकेटेड क्लास बुद्धिज्म के लिए लेके आऊँगा, राइट? तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारा रहने वाला था बी और सी सेक्शन पे, जो हम लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था, अबाउट आपका वैदिक सोसाइटी एंड वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मैं आज आपको बताऊंगा। उन्हें जानने के लिए आपको लास्ट तक कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग मुझे एक डाउट भी दे रहे थे कि सर हमें ना नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों, नोटिफिकेशंस ना अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखा है तो ही आपको मिलेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ध्यान से प्रेस कर देंगे ताकि आपको आने वाली क्लासेस जो ऑल्टरनेट डेज में होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और कंटिन्यू आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएं। चलिए, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, वैदिक सोसाइटी। तो बच्चों, वैदिक सोसाइटी क्या होती है? देखो, कहीं भी कुछ लोग अगर रहना शुरू कर देते हैं तो वो क्या है ना, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं। कोई एक लीडर बन जाता है उनमें से। कुछ लोग रूल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों में से क्या होता है कि वो इलेक्ट कर लेते हैं या फिर वो सेल्फ इलेक्टेड हो जाते हैं जिनके बिहाफ में डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। ऐसे ही जब वैदिक सोसाइटी इमर्ज हुई, सबसे पहले हमारा जो वेद हुआ था वो ऋग्वेद हुआ था। उस टाइम पे जो सोसाइटीज इमर्ज हुई थी तो वहां पर भी क्या होता था, कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो उनके बिहाफ में किसी के बिहाफ में डिसीजंस ले रहे थे, जिसको एक 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 व्यक्ति जो लीडर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। बाकी कुछ और जो थे सब लीडर्स हुआ करते थे जो कि बाकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में किसी राजा की तरह जो व्यक्ति होता था उसका उसकी मदद किया करते थे उनको डिसीजंस लेने में। तो वैदिक सोसाइटी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं हम। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनाज और क्लैन। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी ना, वो डिफरेंट जना और क्लैन में डिवाइडेड थी। क्लैन क्या होता है? अ लार्ज पीपल ऑफ ग्रुप। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो बन जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लैन बोल देते हैं। जैसे कि आप कहीं पर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, पूरी सोसाइटी मान लीजिए एक क्लैन है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होंगी आपके सिटी में। तो उन सिटी का एक मुखिया भी होता है। मान लेते हैं वो होता है राजा। ठीक है? और उस राजा के नीचे काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है? जो कि नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर नॉर्मल लोगों की जितनी भी समस्याएं होती हैं या उनकी कोई भी डिमांड होती है, वो राजा तक पहुंचाने का या फिर उसके साथ मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम करती है। ठीक है? तो ऐसे ही अर्ली वैदिक सोसाइटी में हमें एक राजा टर्म भी देखने को मिलता है जो कि जिसे बोला जाता था किंग या फिर रूलर। और उसके साथ साथ हुआ करती थी सभा और समिति। सभा और समिति आज आपके एमपीज पार्लियामेंट्रियंस जो हैं या फिर एमएलए जो हमें देखने को मिलते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप होता था जो कि नॉर्मल आम जन लोगों के लिए डिसीजंस लिया करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये सभा समिति क्या होता था, मान लीजिए आज का जो पार्लियामेंट है वो क्या है, किसी प्रकार की एक सभा है जहां पर लोग इंपॉर्टेंट लोग जाते हैं
और नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। उसे हमने नाम दिया था पहले सभा और समिति। इसके बारे में और भी आगे वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा कि सभा में कौन लोग इंक्लूड होते थे, समिति में कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे, ये कैसे वर्क करती थी। इनके बारे में भी हम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि सभा समिति एक ग्रुप होता था जहां पर लोग बैठते थे, असेंबली होती थी, और वहां पर नॉर्मल आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर बेटर लाइफ, कि वो कैसे, कौन से रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे सोसाइटी और अच्छी हो सके, कैसे राजा बेटर तरीके से रूल कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कशन होता था, डिबेट होते थे, और फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है। और ऋग्वेदा अकेले में हमें लगभग 30 जनास देखने को मिलते हैं, मतलब 30 क्लैंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ भारताज पुरुष आपको ये देखने को मिल जाते हैं, कुरु, यदुस, ये कुछ आपको क्लैन देखने को मिल जाते हैं जहां पर ऐसी सोसाइटी बनी हुई थी, ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे जहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, उनका एक राजा हुआ करता था, उनकी सभा समिति हुआ करती थी, मतलब कलेक्टिव गैदरिंग करते थे, असेंबली लगाते थे, और फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। आई होप आपको सभा, समिति, राजा, क्लैन, ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। ईच क्लैन, जो हर एक जो क्लैन था वो एक पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएट करता था। जिसकी हमने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट देखा, उसमें ये सारे क्लेम्स हमें देखने को मिलते थे। नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी। हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये जना कैसे अपनी सोसाइटी को गवर्न किया करते थे, कैसे वहां पर गवर्नेंस हुआ करता था, इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। बट जितना हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक राजा हुआ करता था, सभा समिति जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और कुछ आम जन भी हुआ करते थे, जैसे आज की तरह काफी सारे काम करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही पहले काफी सारे प्रोफेशंस भी फॉलो किए जाते थे, जिनमें से कुछ वैदिक टेक्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोग एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, कुछ वेवर थे, कुछ पॉटर थे, कुछ बिल्डर थे, कुछ कारपेंटर थे, हेडर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट, ये कुछ हमें प्रोफेशंस देखने को मिल जाते हैं। कुछ आमजन खेती कर रहे होंगे, कुछ बिल्डिंग बना रहे होंगे, कुछ कारपेंटर होंगे, कुछ डांसर होंगे, कुछ बार्बर होंगे, कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो ये अलग 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 चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं कि आमजन कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे। ठीक है। वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे हम। वैदिक सोसाइटी में हमने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट क्लेन्स होते थे। 30 अबाउट 30 क्लेन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, 30 से ज्यादा भी, जिनमें से भारत, पुरुष, कुरु, यदुस, ऐसे बहुत सारे क्लेन्स हुआ करते थे। ये एक पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएट करते थे। हमें ज्यादा जानकारी नहीं है किस तरीके से उन्हें गवर्न किया जाता था, लेकिन हमें कुछ कुछ जानकारी है कि वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसे किंग या रूलर की तरह देखा जाता था। फिर सभा समिति होती थी जो कि गैदरिंग होती थी, जहाँ असेंबली होती थी, वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। और वैदिक सोसाइटी या वैदिक टाइम में क्या है, कुछ काफी सारे लोग अलग अलग प्रोफेशंस को फॉलो करते थे, जिनके कुछ एग्जांपल्स हमें ये लास्ट लाइन में देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, वेवर, पोटर, बिल्डर, कारपेंटर, हर्डर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको वैदिक सोसाइटी क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ तरीके से नहीं समझना। सोसाइटी होती है, सोसाइटी में काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर रीजन से रिलेट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक राजा सभा समिति की जानकारी है और काफी सारे प्रोफेशंस की जानकारी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लीजिए, बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा कुछ कुछ सेम टाइम पे ही हमें देखने को मिलता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं बर्थ ऑफ बुद्धा, तो ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक आप लोग इसको कोशिश करेंगे याद करने की कि बुद्धा का बर्थ कब हुआ था। और जैसे कि आपको सीई, बीसीई, ये सारे टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ ये टाइमलाइन के बारे में। अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक बार प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लेंगे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर रखी है। ठीक है। और फिर उसी के साथ हमें उपनिषादास भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि वेदास से काफी पुराने हैं। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस टाइमलाइन में देखने को मिलते हैं, कुछ उपनिषादास हमें उनसे पुराने देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए,
वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स पे आते हैं। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली एक सेम आइडियोलॉजी, एक सेम कॉन्सेप्ट को मानने वाले एक स्कूल ऑफ थॉट्स में काउंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स। अब वैदिक कल्चर ने ना काफी सारे रिचुअल्स डेवलप कर रखे थे, जिनमें से एक था यज्ञ। यज्ञ का बच्चों बेसिकली मतलब होता है यज्ञ। आज पूजा पाठ करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, जिसमें हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं या दान कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमें वैदिक कल्चर में भी देखने को मिलती है। डेडिकेटेड टुवर्ड डाइटीज, गॉड और गॉडेस, भगवान और माताओं को देखने को मिलता है फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग। किस लिए? ताकि इंडिविजुअल या पर्सनल बेनिफिट के लिए भी हम पूजा पाठ करते हैं आज भी, पहले भी किया करते थे। कलेक्टिव बेनिफिट मतलब एक ग्रुप, एक सोसाइटी शांति बनाए रखने के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए ये सारे यज्ञ या पूजा पाठ किया जाता था। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। अब जो डेली रिचुअल्स होते थे, जैसे आज भी हम रेगुलर प्रेयर करते हैं, काफी सारे लोग मंदिर जाते होंगे, प्रसाद चढ़ाते होंगे, काफी सारे लोग शिव जी को जल अर्पण करते होंगे। ऐसी सारी चीजें पहले भी देखने को मिलती थी। तो वो डेली प्रेयर्स में देखने को, ऑफर टू अग्नि, अग्नि में आहुति देकर, जैसे हम बोलते हैं ना कि अग्नि में आहुति देते हैं तो वो भगवान तक पहुंच जाती है। तो ऐसे पहले भी दिया करते थे। द डाइटी एसोसिएटेड विद फायर, जितने भी डाइटी थे वो एसोसिएटेड विद फायर मतलब फायर से जुड़े हुए थे, कि हम जो अग्निदेव हैं वो वहां तक, उनसे हमें जोड़ने का काम करते हैं, हमारा प्रसाद वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। with those rituals become more and more complex in the course of times। जितना और धीरे धीरे ये रिचुअल्स और डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स होते चले गए। कौन कितना दान कर सकता है, कौन कितना बड़ा यज्ञ करवा सकता है, ये आगे वाली क्लासेस हिस्ट्री में हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बड़े बड़े यज्ञ जो राजा महाराजा करवाया करते थे, उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषदास, एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, उपनिषदास बोलते हैं। बिल्ड अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू वंस सच एज रीबर्थ। अब यहाँ पर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म लेने को, या बार बार जन्म लेने को हम रीबर्थ बोलते हैं। कर्मा, कर्मा मतलब जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, उसके रिजल्ट। ठीक है? कि जैसे बोला नहीं जाता कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो शायद आप रीबर्थ, जो बार बार जन्म हो रहा है, उसके प्रोसेस से आप निकलकर परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आपके पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पहले भी ये कॉन्सेप्ट में लोग मानते थे। ठीक है? तो आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म हैं तो बुरा फल मिलेगा, ऐसे लोग पहले भी माना करते थे। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एक स्कूल ऑफ थॉट जिसका जनरली नाम है वेदांता, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण। सभी चीजें एक से मिलकर बनी है, जैसे कि ब्राह्मण से मिलकर बनी है। इट नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द गॉड ब्रह्मा, मतलब ये जैसे कि ब्रह्मदेव जो हम भगवान हैं, ब्रह्मा भगवान हैं, उनसे रिलेट नहीं करते हैं। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण का। ठीक है? समटाइम जस्ट टैट और दैट, जिसे टैट और दैट भी कहा जाता है। टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस्ड इन दिस सिंपल बट प्रोफाउंड वे, मतलब दो ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, जो कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम ब्रह्म, ब्राह्मण। यानी अहम ब्रह्मास्मि जैसे बोलते हैं ना, कि मेरे अंदर ही भगवान है, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही है भगवान। ठीक है? तो ये भी मानते हैं, जैसे कि सभी में ये कॉन्सेप्ट हमें आजकल देखने को मिलता है कि सभी के अंदर भगवान होते हैं। तो इसी बेसिस पे ये हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, आई एम ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ। दैट इज टू से आई एम डिवाइन, मैं भी डिवाइन हूँ, वो परम शक्ति मेरे अंदर भी है। तत्त्वमसि, यू आर दैट, वो तुम हो। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और सेल्फ। उपनिषद में एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, आत्मन या सेल्फ, या खुद से जुड़ा, द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विथ ब्राह्मण, जो कि सभी से मिलकर किसी एक में बना है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं।
इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस, जिसका मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और एक दूसरे पर निर्भर भी है। मतलब योर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कि आपको कैसा फल मिलने वाला है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। इससे पता चलता है कि ये सारी चीजें कहीं ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्क करते हैं तो उसका सर्टेन टाइप ऑफ फल मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बीइंग विद सर्व भवन्तु सुखिना, मतलब मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, जिसका मतलब होता है सबका भला हो, सब खुश रहें, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखना, ये आपने सुना ही होगा। इसका पूरा श्लोक आप जरूर मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपने सुना होगा, इसका मतलब जरूर आप एक बार गूगल से या फिर कहीं से भी पढ़ के आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब भी बता दूं पूरा, ठीक है। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। दो चीजें हो गई अभी तक, एक तो बर्थ बताना है आपको, बुद्धा का बर्थ कब हुआ था, दूसरा ये जो श्लोक है इसे पूरा पढ़कर आएंगे, इसका मतलब समझ के आएंगे। फर्स्ट लाइन तो अपन ने यहाँ पर देख ली, लेकिन आगे का आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सभी सुखमय हों, सभी सुखी हों। एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल बी फ्री फ्रॉम डिसीजेज एंड सॉरो, और ये कहाँ तक जाए, वो सभी क्रिएचर्स क्या है, फ्री फ्रॉम डिसीजेस, किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर हों, या फिर किसी भी प्रकार के दुख से दूर हों, कोई भी दुख उन्हें ना हो, ठीक है। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, एक और टर्म आया वापस से जो हम पढ़ के आए, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब क्या होता है बच्चों, आप सभी पढ़ के आए ना, सेंचुरी, मिलेनियम, डिकेड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 1000 ईयर के टाइम को हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, सर मोर स्कूल ऑफ थॉट्स ग्रू आउट ऑफ द वेदास। तो वेदास से हमें काफी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ग्रो करते हुए देखने को मिले, काफी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स और जनरेट होने लगे। वन ऑफ देम वाज, उनमें से एक क्या निकल के आया, योगा। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या निकल के आया, योगा, विच डेवलप मेथड intended to achieve the realization of Brahman in one consciousness, जिसमें से हमें ये जानने को मिला कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। कैसे, खुद को जानकर, वंस कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में जानकर, सेल्फ को जानकर, खुद का आत्मन करके कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण की उपाधि पा सकता है, ठीक है। द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण इन वंस कॉन्शियसनेस, अगर व्यक्ति खुद को जान ले तो वो ब्राह्मण है, राइट, जिससे सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है, जिसने सारी चीजों को बनाया है, वो ये उपाधि उपाधि पा सकता है। क्लियर है, समझ में आया अभी तक। टुगेदर दीज स्कूल ऑफ थॉट्स बिकम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म। ये सारी चीजें मिलकर किसका फाउंडेशन बनी, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट मिलकर किसका फाउंडेशन बने, जिसको आज हम हिंदुइज्म कहते हैं। क्लियर है, हिंदुइज्म नॉट ओनली अबाउट आवर रिलीजन, इट्स अबाउट द होल कॉन्सेप्ट, जहां पर हम सर्वे भवंतु सुखिना जैसी चीजों को मानते हैं, आत्मन जैसी चीजों को फॉलो करते हैं। वंस कॉन्शियसनेस मतलब इतने हद तक मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है या ब्राह्मण है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोगों को हमने किस किस कैटेगरी में रखा, उसे हिंदुइज्म में रखा, ठीक है। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हिंदुइज्म बनाती हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वैदिक सोसाइटी के बारे में, सॉरी तो वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा। वैदिक सोसाइटी में हमने जाना कि काफी सारे जनाज या फिर क्लैन होते थे, जो कि लार्ज पीपल ऑफ ग्रुप को बोला जाता था। और ऋग्वेदा में 30 से ज्यादा ऐसे क्लेन या जनाज को देखा जाता है, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हमने जाने, भारत, पुरुष, कुरु, यदुस, ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएट करते थे। बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है कि इन्हें गवर्न कैसे किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ
क्लूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजा एक वर्ड देखने को मिलता है जिसका मतलब किंग या रूलर हुआ करता था। सभा समिति जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जो कि कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली को रेफर करते हैं। और कुछ प्रोफेशंस देखने को मिलते हैं जो कि लोग उस समय फॉलो किया करते थे। फिर हमने देखा कि बुद्धा का जन्म टाइमलाइन में, बुद्धा और महावीरा लगभग सेम टाइमलाइन में जन्म देखने को मिलता है। उपनिषद के बारे में, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स जैसे जैसे जनरेट हुए उसके बारे में जाना। फिर वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने जाना यजना और यज्ञ के बारे में, जो कि गॉड या गॉडेस को रेफर किया जाता है, कोई भी जिनसे प्रार्थना की जाती है कलेक्टिव बेनिफिट या फिर इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रेयर का कॉन्सेप्ट जाना और मेजर रोल ऑफ अग्नि का जाना, कि अग्नि का रोल क्या होता था। फिर उपनिषद के बारे में जाना, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर ब्राह्मण के बारे में जाना कि ब्राह्मण, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मा से कंफ्यूज नहीं है, ब्राह्मण का अलग एसेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर उसके बाद हम आए आत्मन और सेल्फ पर। फिर कनेक्टेडनेस, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। फिर हमने सर्वे भवंतु सुखना के बारे में जाना। फिर फर्स्ट मिलीनियम बीसी में जो वेदास से स्कूल ऑफ थॉट्स जनरेट हुए उनके बारे में पढ़ा। फिर योगा के बारे में पढ़ा, जो एक स्कूल ऑफ थॉट जनरेट हुआ था उस समय, योगा के बारे में पढ़ा। द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण इन वन क्वेश्चन कॉन्शियसनेस, तो कैसे रियलाइजेशन हो सकता है ब्राह्मण का अगर व्यक्ति खुद को जान लेता है। और एक फाउंडेशन रखी जिसका नाम हमने रखा हिंदुइज्म। बुद्धा के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर ये कुछ चीजें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उपनिषद के बारे में पढ़ा था जिसमें हमें बताया था कि क्वेश्चन पूछने की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब आती है बारी कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज की। अगर आप कुछ नोट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और हम इन स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनसे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये स्टोरी है श्वेत केतु के बारे में और द सीड ऑफ रियलिटी, सत्य के बारे में कि श्वेत केतु कौन थे। और छंगोदया उपनिषद से ये स्टोरी ली गई है। तो इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक स्टोरी के रूप में आप बस ध्यान से सुनेंगे। तो श्वेत केतु एंड द रियलिटी ऑफ सीड के बारे में है, छंगोदया उपनिषद से ये स्टोरी ली गई है। तो एक ऋषि हुआ करते थे पुराने समय में जिनका नाम था ऋषि उदलका अरुणि, उनका नाम था। और उनका बेटा था श्वेत केतु। श्वेत केतु को उन्होंने कहाँ भेजा, गुरुकुल में भेजा, ताकि वो वेद की पढ़ाई कर पाए, जितने भी वेदास थे उसकी पढ़ाई कर पाए। तो वो पढ़ने के लिए उन्होंने गुरुकुल में भेजा। लेकिन श्वेत केतु जब 12 साल बाद वापस आए तो उनके पिता बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर वापस आया है, अब इसे सभी चीजों की, सभी वेद की काफी अच्छी नॉलेज होगी। तो उसे टेस्ट करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए जो ऋषि थे उन्होंने क्या है उससे श्वेत केतु से एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन था कि ब्राह्मण का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में बताइए। तो श्वेत केतु जब वापस आए तो उन्होंने ब्राह्मण के नेचर के बारे में पूछा। ऋषि उत्कला ने अपने बेटे से ब्राह्मण के नेचर के बारे में पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण का नेचर कैसा होता है। तो इस जिसका आंसर श्वेतकेतु नहीं कर पाए, वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ब्राह्मण का नेचर कैसा होता है, क्या ब्राह्मण एग्जैक्टली है क्या चीज। तब उद्गला ने उन्हें समझाते हुए बताया, दो इनविजिबल इज एवरीवेयर, मतलब वो इनविजिबल है लेकिन हर जगह है। दैट एज द सीड ऑफ बनियन फ्रूट सीम्स एम्प्टी, मतलब जिस तरीके से हमें बनियन ट्री का पेड़, बरगद का पेड़ जो कि खाली दिखाई देता है, जिसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता कि इसमें कोई फ्रूट या सीड होगा, लेकिन जब हम उसे ओपन करके देखते हैं तो उसमें फ्यूचर बनियन ट्री के सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपने जब भी बनियन ट्री देखा होगा ना, तो वो धीरे 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 करके फैलते जाता है और बड़ा होते जाता है, विच मीन्स उसके सीड्स ना उसके अंदर हो रहे होते हैं, वो अंदर से ही ग्रो कर रहा होता है। तो ऐसे ही उन्होंने ब्राह्मण को समझाया। और जस्ट एज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सेम क्ले, जैसे कि अलग अलग तरीके की जो घड़े बनते हैं
आपने देखा होगा कुछ छोटे पानी के मटके देखे होंगे, घड़े देखे होंगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किसी का शेप अलग होता है, कुछ के गुल्लक बना देते हैं, कुछ के दिए बना देते हैं। ऐसे ही वो सेम मिट्टी से बने होते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण होता है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक ही एसेंस में निकल के आई हैं। वो क्या है? ब्राह्मण है। ही कंक्लूडेड हिज टीचिंग विद दीज वर्ड्स। और उन्होंने अपनी टीचिंग को इसी के साथ कंक्लूड किया कि सारी चीजें जितनी भी बन के आई हैं, जैसे एक बरगद के पेड़ में हमें फ्रूट नहीं देखने को मिलते, उसके सीड हमें नहीं देखने को मिलते, लेकिन स्टिल उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमें एक सिंपल मिट्टी देखने को मिलती है, उसी से अलग अलग प्रकार के घड़े देखने को मिलते हैं, मतलब सेम एसेंस से सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। उन्होंने ऐसे ब्राह्मण को डिफाइन किया। एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सबटिल एसेंस दैट यू आर, दैट श्वेत केतु। उनसे भी तुम भी वैसे ही बन के निकले हो। ठीक है? ऐसे उन्होंने ब्राह्मण शब्द को, नेचर ऑफ ब्राह्मण को समझा। आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार और आप रीड कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ब्राह्मण क्या है। आपके अंदर की पावर रियलाइज करेंगे कि आप में भी ब्राह्मण है। आप भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर्स हैं। जस्ट किस चीज की जरूरत है? आत्मन की, उसे रियलाइज करने की। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ये श्वेत केतु है और ये ऋषि उत्कला अरुणी है, जो कि उस समय अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है? ये आपको बुक में भी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। फिर एक और स्टोरी है निचिकेता और उसकी क्वेस्ट की, और ये कथा उपनिषद से ली गई है। ठीक है? तो वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशन इन अ रिचुअल। एक आदमी था, तो वो कुछ प्रस्थान पूजा कर रहा था। तो उसने अपनी सारी चीजें क्या, उस अनुष्ठान में दे दी थी। तो जैसे ही उसका बेटा निचिकेता उनसे पूछते रहता है कि हम ये चीज किन भगवान को, किस भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो पिताजी ना गुस्से में आकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें भी यमा को दे दिया। यम, द गॉड ऑफ डेथ। तो उन्होंने गुस्से में आकर नचिकेता को क्या बोला कि मैं तुम्हें भी गॉड ऑफ डेथ यानी यमा को देता हूं। तो नचिकेता क्या है, यमा के पास पहुंच गए, यमा वर्ल्ड में, मतलब मृत्यु लोक में पहुंच गए। मृत्यु लोक तो यही है, लेकिन यमाज वर्ल्ड में जहां पर यमा रहते थे उनके पास पहुंच गए। बहुत वेट करने के बाद यम आए उनके पास। तो उनके मन में एक क्वेश्चन था, वॉट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। तो यमा से उन्होंने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। यमा ने पहले तो ट्राई किया कि इसका जवाब देने से मैं अवॉइड कर देता हूँ, रहने देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये जो बच्चा है ये पूछ पूछ कर थक जाए और फिर ना पूछे। लेकिन जो नचिकेता थे वो लगातार पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, बार बार उनसे प्रार्थना करते रहे कि यमा प्लीज मुझे बताइए कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है। तो यमा एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो हम सेल्फ है अंदर से, जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जो सभी क्रिएचर्स के अंदर छुपी हुई है, ना तो वो कभी जन्म लेती है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो इमोर्टल है, अजय अमर है। ठीक है? तो उन्होंने, यमा ने बताया कि जो हमारी आत्मा है, जो सभी क्रिएचर्स के अंदर, जितने भी जीव हैं उन सभी के अंदर छुपी हुई होती है, ना तो वो जन्म लेती है, ना उसकी मृत्यु होती है। वो इमॉर्टल है, मतलब अजय अमर है। ठीक है? हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर जब नचिकेता अपने पिता के पास वापस पहुंचे, तो उन्होंने जॉयफुली यानी बहुत ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। ठीक है? ये सेकंड स्टोरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छी स्टोरीज देखने को मिलती हैं आपकी एनसीईआरटी में। एक दो बार आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके इन स्टोरीज का बच्चों काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। काफी सारी चीजें आपको लाइफ के बारे में जानने को मिलती हैं, काफी सारी चीजें आपको अपने इम्पोर्टेंस के बारे में जानने को मिलती हैं। काफी बार हमें लगता है ना कि हम उतनी वैल्यू नहीं रखते, शायद हम कुछ नहीं कर सकते, बट अभी आपने देखा कि अहम ब्रह्मास अस्मि, मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्म है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी है
कि मैं कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। जस्ट किस चीज की जरूरत है? सेल्फ रियलाइजेशन की, वंस कॉन्शियसनेस की। मतलब मुझे जागरूक होने की जरूरत है, बस खुद को जानने की जरूरत है। ठीक है।